नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। अब आप बताइए, आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के पड़ोसी देशों से संबंध बड़े कठिन अवस्था में चल रहे हैं। यस। हालांकि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब बड़े लर्नेड मिनिस्टर, लेकिन फिर भी हमारे चारों तरफ हमें खतरे ही खतरे। यस। हम कैसे इसके ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं? सर अभी इंडिया के रिलेशन जो है वो 3 प्रकार के हैं हमारे पड़ोसी देशों से, जिसमें जो है कि हमेशा एक डिस्प्यूट रहता है, जैसे चाइना और पाकिस्तान है। एक रिलेशन है कि हमेशा हम अच्छे संबंध रहे, जैसे कि भूटान हो गए, और एक है सिचुएशनल, जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो ये कुछ कंट्रीज है। यहाँ सरकार इस पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि इंडिया इसके अंदर सही ऐसे कर सकता है कि नेशन को फर्स्ट रखते हुए यहाँ के जो लोग हैं उनसे कनेक्टिविटी बना के और आगे चले। ट्रेड इकोनॉमिक जो संबंध है वो कहीं भी हैम्पर्ड ना हो, चाहे पॉलिटिकल कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन इकोनॉमी जो है वो चलती रहे अच्छे से, और डेमोक्रेटिक रूल्स जो है उनको भी फॉलो करते हुए और उसको प्रमोट करें। यूएस प्रेसिडेंट साहब ने एक अभियान शुरू किया, मागा। यस सर। ट्रेड फर्स्ट। तो क्या ट्रेड फर्स्ट के बेसिस पे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं क्या? नो सर, ट्रेड बेसिस पे दुनिया को नहीं जीत सकते, क्योंकि हम इंडिया में देखें तो ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है उसके तहत भी हम कनेक्शन बनाते हैं। ट्रेड एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जरूर है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रेड अकेला किसी भी देश के साथ में अच्छे संबंध नहीं दर्शाता है। चाइना के साथ में हमारा ट्रेड अच्छा है क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट वहाँ सबसे ज्यादा है उनसे। एक हमेशा हम डिस्प्यूट में रहते ही हैं। अच्छे रिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पे नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स है उस पर। अभी एक वर्ड कुछ दिन पहले बीच में आया था, डी डॉलराइजेशन। यस। क्या है डी डॉलराइजेशन सर? जो वर्ल्ड की डिपेंडेंसी है डॉलर पे, वो कम करने की बात है कि हम सब जो है सारी कंट्रीज है वो डॉलर पे डिपेंड है, जिससे यूएसए या फिर जो भी यूरोपियन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमेशा टॉप पे रहती है या फिर वो डेवलप्ड होती जा रही है। हम चाहते हैं सोवरेनिटी, हम चाहते हैं कि हमारी भी करेंसी को एक वैल्यू मिले जिससे हम उन पे डिपेंड ना हो। जितने भी वर्ल्ड ट्रेड है या जो भी वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर हम भी अपनी एक पहचान बना सके। अभी अमेरिका की सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, अमेरिका डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। yes, आपने पढ़ा होगा, उस पर बोझ बढ़ता जा रहा है, फॉरेन लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, yes, और फिर भी वो अपनी अकड़ दिखा रहा है, टैरिफ वार पे चल रहा है। yes, लॉन्ग रन में क्या ये नीति कामयाब होगी? जबकि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ने इस नीति को फॉलो नहीं किया था। yes. सर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये एक अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज है वो आपस में अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, उनको ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ही इसको लॉन्ग टर्म में जाके नुकसान होगा, क्योंकि हर जगह रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर ट्रेड ज्यादा करेगा या फिर जो भी अगर ऐसे मूव उठाएंगे तो फिर लोग अपनी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा के और आपस में ट्रेड कर लेंगे। क्या आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है? yes, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की आजकल लेके बहुत चर्चा है, ये मौद्रिक नीति क्या होती? सर मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है कि मार्केट में जो है वो इन्फ्लेशन कितना है और किस हिसाब से उसको कंट्रोल करना है या फिर स्टेबल इकोनॉमी कैसे रखनी है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है ये? सर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कमेटी बनी हुई है जो ये मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। वो तो रिव्यू करती है। साल में कितनी बार रिव्यू होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? सर मैं अभी श्योर नहीं हूँ इसमें, बट शायद से 2 बार है सर, आई एम नॉट श्योर। चलिए ओके। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? सॉरी सर, अभी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही। कोई नहीं, ये बताइए कि एक आरबीआई का मुख्य रोल क्या है? सर आरबीआई का मेन रोल है मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मतलब मॉनेटरी से रिलेटेड जो काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसका सबसे मेन काम है। बस 2 ही है सर? वैसे मुझे थोड़ा सा अच्छा डिटेल में मैं जानना चाह रहा हूँ कि आरबीआई का रोल क्या है शॉर्ट में। फर्स्ट है डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेकंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करना, थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इस तरह से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ।
सर इसका जो मुख्य काम है आरबीआई का जो है वो तो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन का कितना लेवल आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है? सर 4% प्लस माइनस 2%। ओके, वर्तमान में इन्फ्लेशन रेट कितनी चल रही है इंडिया में? सर एग्जैक्ट डेटा भी मुझे याद नहीं है। ओके, अभी एक रिपोर्ट थी कि जिसमें जीडीपी की सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट इस फाइनेंशियल ईयर में 8.2% आई। यस सर। क्या कारण रहे मुख्य की इतनी एकदम से बढ़ के आ गई 1.5 साल बाद? सर जहां तक मैं देख पा रही हूँ ये जो आत्मनिर्भर भारत मिशन है इसमें जो इंडिया है वो खुद आत्मनिर्भर हो रहा है अपनी जितनी भी रिसोर्सेज के लिए या अपनी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल कर रहा है, उसमें जीडीपी को ही एक बूस्ट मिलने का मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन है। बेटा कुछ कारण है जिस कारण से ये जीडीपी की ग्रोथ एकदम से इतनी हो गई। फॉर एग्जांपल लो इन्फ्लेशन, सेकंड हाई एक्सपोर्ट्स, थर्ड कंज्यूमर डिमांड, हाई कंज्यूमर डिमांड। सो दीज आर द रीजंस जो हम आपसे एक्सपेक्ट है। आपकी इकोनॉमिक, चलिए ज्योग्राफी के ऊपर बात करते हैं। ओके, राजस्थान की ज्योग्राफी में अगर अरावली पर्वत श्रृंखला हट जाए यस तो राजस्थान में क्या बचेगा? सर राजस्थान में अगर अरावली हटा दी जाएगी तो जो मॉनसून आता है वो नमी रोकता है, तो वो नमी नहीं रोकेगी तो और भी जो है वर्षा कम होगा, इरेगुलर रेनफॉल होगी। ऊपर से अगर डेजर्टिफिकेशन और बढ़ेगा, अरावली जो है वो बैरियर है तो ये जो ईस्टर्न साइड में डेजर्टिफिकेशन जो जाता रहेगा, फिर जो बे ऑफ बंगाल से जो बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से वो वहां पे नहीं होगी, जो जयपुर में और जो सदर्न पार्ट है राजस्थान का वहां नहीं होगी। फिर मिनरल्स की बहुत बड़ा एक स्टोरेज है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला जाता है अरावली को, तो मिनरल्स फिर इतने ज्यादा नहीं, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेंगे राजस्थान में। क्या थर्ड डेजर्ट एक्सटेंड कर जाएगा? यस सर, ये अभी वैसे भी डेजर्टिफिकेशन का देख रहे हैं, मार्च ऑफ डेजर्ट का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अरावली नहीं होगा तो बहुत तेजी से ये मार्च करेगा सर, ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। जो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है उसके अभी क्या चैलेंजेस हैं आप देख रहे हो? इंटरनल सिक्योरिटी में सर एक ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, साइबर क्राइम है वो बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है। जो अटैक्स है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट है अभी दिल्ली में हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक तो घोषित हो गया है पर कौन स्पॉन्सर कर रहा है वो अभी भी एक मतलब उसको फाइंड आउट नहीं किया गया है सर, तो एक बड़ा एक खतरा है सिक्योरिटी पे। इसके अलावा प्रायोरिटी से पूछा जाए आपसे तो प्रायोरिटी में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप पहली प्रायोरिटी पे रखोगे फिर दूसरे पे रखोगे इंटरनल सिक्योरिटी से रेस्पेक्ट में? इंटरनल सिक्योरिटी के हाँ। इंटरनल सिक्योरिटी में तो सर जो ये मैं पहले अगर रखूंगी, अभी इन दिनों में अगर देखा जाए तो जो बॉम्ब ब्लास्ट है, ब्लास्ट हो रहे हैं वो सबसे टेररिज्म वाला। दूसरे नंबर पे सर दूसरे नंबर पे जो क्राइम्स है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, साइबर क्राइम है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज बन के अभी दिख रहा है कि ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है सर ये। अच्छा, एक नक्सलिज्म है वो भी एक चैलेंज है? यस सर। तो अभी कहाँ है जहाँ पर नक्सलिज्म अभी भी जिंदा है? सर छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया? बस्तर जो है, वो साउथ बस्तर है, वो वहाँ पे अभी नक्सलिज्म है। इसके अलावा सर अभी एरिया एकदम फिक्स मुझे। अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट रखा है कि इस डेट तक जो है वो नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा, वो कौन सी डेट है? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं मुझे रिकॉल कर पाई, 2026 शायद से सर वो टारगेट फिक्स किया है कि 2026 तक। अच्छा, इंडिया में सेपरेटिज्म का जो ये है वो कहाँ पे देखा जा रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स? सेपरेटिस्ट तो एक नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ कुछ एरिया है, बोडो मूवमेंट वहाँ पे चलता है, वो अपनी एक अलग स्टेट मांगते हैं। पंजाब में खालिस्तान जो है, खालिस्तान की डिमांड चल रही है। साउथ में कुछ स्टेट्स हैं जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की वजह से भी है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में है और वो भी सेपरेट होने की बात कहते हैं। सर ये एरिया कुछ है जहाँ पे। राजस्थान में ऐसा कुछ एरिया है जो अलग स्टेट बनाने की मांग कर रहा है? सर अभी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर ऐसा भील प्रदेश के बारे में सुना है? भील प्रोटेस्ट, भील प्रदेश, भील प्रदेश। सर तुम एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है मुझे इसके बारे में। अच्छा, जो हाड़ौती का एरिया है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर भी आता है? सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो जो हाड़ौती का जो एरिया है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, जो बड़ी बड़ी विशेषताएं आपको लगती हैं कि हाँ ये विशेषताएं हैं जिससे हम उसको अलग से एक ज्योग्राफिक एरिया मानते हैं? सर हाड़ौती का एक पठार है सबसे बड़ा, तो वहाँ पे तो वहाँ ब्लैक सॉइल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा है। और सर जो नदी है चंबल रिवर है वहाँ पे,
तो वो चंबल रिवर जो एक ऐसी रिवर है राजस्थान की जो सदावाहिनी है, वो पेरेनियल रिवर है, तो वहाँ पे उनकी इकोनॉमी पूरा क्या कारण है ये पेरेनियल होने का? सब पेरेनियल है कि इसको जो पानी है वो जो नर्मदा रिवर से इसको जो है वो मिलता है, जहां तक मुझे पता है। सॉरी सर, नर्मदा सरदार सरोवर डैम जो है उससे वो सरदार सरोवर डैम से आती है। चंबल रिवर कहाँ से आती है? सर चंबल सर ये ट्रिब्यूटरी है इसकी यमुना की, जहां तक मैं सॉरी अभी कंफ्यूज ट्रिब्यूटरी है, बट ये एक्चुअल में विंध्यन पहाड़ियों से आती विंध्यन है, पहाड़ियों तो वो से, उस पहाड़ियों हाँ की जी वजह से आता है। हाँ जी सर। तो चंबल नदी पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं? सर गांधी, एक तो गांधी सागर प्रोजेक्ट है उस पे, एक महाराणा प्रताप सागर जो है, एक कोटा बैराज उस पे बना हुआ है सर, अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। अच्छा, एक और है इसमें। तो यहाँ पर क्या सब पे ही बिजली का उत्पादन होता है? सर इसमें गांधी सागर वाला है वो तो एमपी राजस्थान के अंदर, वो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोटा बैराज वाला भी है, वो एक पिकअप डैम है, तो उसका भी नहीं है। तो इसमें महाराणा प्रताप सागर जो है उस पे होता है, और एक और है सर, मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उस पे भी बिजली का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक लंबी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चली डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में, यस जिसमें गवर्नमेंट ये चाहती थी कि डीपीएसपी को वरीयता दी जाए, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहते थे कि फंडामेंटल राइट्स को जो वो वरीयता दी जाए। तो ये क्यों चला मुद्दा, और फिर अभी क्या पोजीशन है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की? सर ये मेनली चला था जो रिसोर्सेज है उनको डिवाइड करने, जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ही चला था। आर्टिकल 39B और सी को लेके एक बड़ा डिस्प्यूट था, और कि इसमें क्या होना चाहिए, इसको ज्यादा वरीयता देनी चाहिए फंडामेंटल राइट से ऊपर। तो अभी यही स्टेटस है। वैसे फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से सुपीरियर है, पर आर्टिकल 39B और 39C जो है डीपीएसपी का, वो ज्यादा अभी फंडामेंटल राइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इस वजह से काफी सारे केसेस भी इससे रिलेटेड है। गोलकनाथ केस है, और सज्जन सिंह केस है इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट क्यों चाहती थी कि वो फंडामेंटल राइट्स को ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन्स के हितों में होते हैं, गवर्नमेंट ऐसा क्यों, इसके अगेंस्ट क्यों थी? सर अगेंस्ट नहीं थी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स के, वो बस कुछ डीपीएसपी को थोड़े ज्यादा ऊपर रखना चाह रही थी, क्योंकि उसमें जो उस टाइम पे इनइक्वालिटी ज्यादा थी जब देश आजाद हुआ था, तो वो बस रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रही थी। इस वजह से वो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाह रही थी सर। अच्छा। जो एक राजस्थान के कल्चर में हम देखते हैं राम स्नेही संप्रदाय, हाँ जी सर। तो इसके बारे में आप शॉर्ट में बताइए। सर राम स्नेही संप्रदाय जो है वो, उसके 4 सेंटर है, एक शाहपुरा, खेड़ापा, रेन, और सर एक सिंथल। और इसमें जो है वो भगवान राम की जो है वो पूजा की जाती है, या फिर जो भी उनको माना जाता है। भगवान राम की तो नहीं की जाती, मतलब इसमें वो निर्गुण भक्ति है, वैसे निर्गुण भक्ति का है। राम को ऐसा कोई, राम स्नेही में क्या मतलब है राम का? सर इसमें मुझे जहां तक पता है निर्गुण भक्ति को प्रमोट किया गया है। इसमें राम का कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, जैसे हम राम को जैसे पूजते हैं, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, निर्गुण भक्ति के रूप में किया जाता है इसको। पिंक कलर की इसमें ड्रेस पहनते जो इसके फॉलोअर्स होते हैं, और फूल डोल जो फेयर है इन्हीं के संप्रदाय के जो फॉलोअर्स है उनसे। ठीक है सर। एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे प्रशासक में क्या असमानता है? असमानता है एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा प्रशासक में, सर मैं कुछ मिनट लेना चाहूंगी सोचने के लिए, क्योंकि आपने बीएड भी किया है। सर एक अच्छा शिक्षक है, मुझे लगता है उसका जो दायरा होता है वो बहुत छोटा होता है, और जितना छोटा रखता है अपने दायरा को, वो उतना ही क्वालिटी वर्क कर पाता है। एक अच्छा प्रशासक वो होता है जो दायरा बड़ा रखे, कि उसके एरिया जो है वो पूरा कवर हो। वो एक अगर पर्टिकुलर जगह पे, सेक्टर पे ध्यान देगा, तो अदर जो सेक्टर है वो अनटच रह जाएंगे। तो मेन डिफरेंस तो मुझे यही लगता है सर इन दोनों के बीच में। अगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना है तो उनका दायरा बहुत बड़ा होता है, तो उन सभी दायरों को कवर करके चलना है। शिक्षक जितना फोकस्ड, कम लोगों को लेके रहता है, कम स्टूडेंट्स को लेके, तो ज्यादा अच्छे से एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवा पाता है सर। एक महिला प्रशासक होने के दृष्टिकोण से आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सर मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मेरी जो सेंसिटिविटी है जो फीमेल के लिए, वो ज्यादा होगी। मेल की भी होती है सर, लेकिन बीइंग अ फीमेल मुझे लगता है मैं ज्यादा उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाऊंगी। तो क्या आप जेंडर बायस्ड नहीं है?
नो सर, जेंडर बायसनेस नहीं, मतलब उनके लिए, क्योंकि वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका शोषण होता आ रहा है, तो वैसे ही पीछे है समाज में, तो उनके लिए सिर्फ सेंसिटिविटी ज्यादा, बाकी किसी के राइट्स छीनना ऐसा कुछ मैं नहीं करूंगी, सबके राइट्स इक्वल है, बस उनके लिए सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, तो उनके लिए जो योजनाएं हैं, उनके लिए प्रोग्राम स्कीम्स है, उनको उसका बेहतर फायदा मिल सकता आप प्रशासनिक अधिकारी बन के, जैसे आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, है। यस सर, कार्यभार संभालते ही यस सर। अपने कार्य का निष्पादन, सबसे पहली आपकी क्या प्राथमिकता होगी महिलाओं के कल्याण, उत्थान और उनके उसके प्रति? सर मेरा तो सबसे पहले होगा कि जो एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं इसी फील्ड से, जैसे मैंने बीएड किया है, तो मुझे पता है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी और एनरोलमेंट कितना कम रहता है लड़कियों का, तो शुरू में ही अगर उनका अच्छा अगर एजुकेशन मिलेगी तो मुझे लगता है वो खुद ही इतनी सशक्त बन जाएगी कि आगे जाके वो अपने लिए आवाज उठा सके। दूसरा, जो उनके अब जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो भी कुप्रथाएं चलती आ रही है, बाल विवाह हम देख रहे हैं अभी इन दिनों राजस्थान में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं बाल विवाह के। मैं एक बार आपको इंटरसेप्ट कर रहा हूँ। यस सर। पिछले 5-7 साल से सोशल मीडिया यस सर। का ग्रामीण स्तर तक बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होने से शिक्षा अपने आप में पॉपुलर नहीं हो रही है। मैं काफी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, यस सर। बड़े वहां पे भी उसका प्रचार प्रसार हो रहा है और शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि यस सर। और प्रसार भी बढ़ रहा है। लोग बाग बच्चियां अब ज्यादा पढ़ रही हैं, तो ये आपका थोड़ा जो एम्फेसिस है प्रासंगिक नहीं हो गया? सर ये सही है कि डिजिटल माध्यम से अभी बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन पूरी तरह से हम बोल सके कि सबके अंदर अवेयरनेस आई है वो सही नहीं है, क्योंकि अभी भी हम एनरोलमेंट देख रहे हैं तो इतना नहीं आया है। कुछ एक जगह पे जरूर है कि पहले से चीजें इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर भी कुछ बैकवर्ड एरियाज अभी भी बाकी है जो डिजिटल लिटरेसी नहीं है, वहां पे उनके पास में एक्सेस ही नहीं है ये सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग में क्या अंतर है? सर लॉजिकल थिंकिंग जो है वो जो भी सिचुएशन होता है उसमें क्या लॉजिक सही होता है या जो भी लॉजिक वहां बैठता है उस हिसाब से जो सोच हो उसको लॉजिकल थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग इसमें साइंटिफिक जो रूल्स है उसको फॉलो करके कोई अगर डिसीजन लिया जाए तो मेरे ख्याल से साइंटिफिक थिंकिंग है सर। आपने लिखा है आप इमोशनल टुवर्ड्स वर्क। यस सर। यस सर। ये आपकी वीकनेस किस प्रकार आपके कार्य को प्रभावित करती है, आपके व्यक्तित्व को रादर प्रभावित करती है? सर इमोशनल टुवर्ड्स वर्क कि मुझे जो टारगेट मिला है या फिर जो भी मेरा काम है वो अगर जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं हो पाता है तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है या फिर इरिटेशन जो बोल सकते हैं वो होती है। तो मुझे लगता है वो मेरी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है कि कई बार चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो टाइम के हिसाब से जैसी चीज चलती है वो उस हिसाब से होती है, पर फिर वो मैं भावनात्मक जुड़ाव होना। Yes. हाँ, अगर आप मतलब पैशनेट टुवर्ड्स वर्क थी तो हो सकता है कि हम मान सकते थे कि भाई आपके स्वास्थ्य के लिए ट्रेंड Yes, हो सकती है। भावनात्मक जुड़ाव होना तो अच्छी बात है, तो फेवरेबल चीज है। पर सर लेकिन अगर वो काम अपने अकॉर्डिंग ना हो तो फिर वो इमोशनल होना वो भी एक हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए मुझे लगता है वो भी बुरा ही है, क्योंकि हर बार मेरे अकॉर्डिंग चीजें हो वो पॉसिबल नहीं है सर। चलिए, जनधन योजना का मूल उद्देश्य क्या था? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी का बैंक खाता हो और जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो लोग उसको ले सके डिजिटल। गरीबी की रेखा का निर्धारण करने का बेसिक मानदंड क्या है? बेसिक मानदंड अगर इंडिया के हिसाब से, इंडिया के परिप्रेक्ष्य सर ये कंजम्पशन है सर, कितना कंज्यूम कर रही है कोई फैमिली उस पे बेस। क्या कंज्यूम कर रही है? मतलब जो भी कंजम्पशन वो चाहे वो खाना हो या फिर कोई भी चीज जो भी कंज्यूम कर रहे हैं तो कंजम्पशन इसका बेस है, ना कि इनकम। इनकम पे ये डिसाइड नहीं होता है सर। इनकम पे नहीं, नो सर, इंडिया। कंजम्पशन बेस्ड है। यस सर। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? सब बेरोजगारी के सर काफी सारे टाइप्स है, अर्बन में अलग है और रूरल में अलग टाइप्स है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सर डिसगाइज्ड ये कि जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग किसी जगह काम कर रहे हो। जैसे एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि जरूरत 2 किसानों की है पर वहां पे जो लगे हुए हैं वो 5 किसान है, तो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो 0 होती है सर। राजस्थान की जो चौपाल संस्कृति है उसका क्या महत्व है? सर चौपाल संस्कृति
सर चौपाल मतलब जो एक साथ लोग बैठते हैं, एक चौपाल गाँव में चौपाल जो लगता है सर, उसका महत्व ये है कि डिस्कशन जो है वो होना, या फिर जो भी एक साथ कम्युनिटी जो है एक साथ आके कोई चीज डिस्कस करती है, सोशल इश्यूज होती है, गांव की कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करती है, तो एक कनेक्टिविटी बनती है लोगों के बीच में कि क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर लोगों में जुड़ाव होता है इससे सर, चौपाल वाले सिस्टम से। सर प्लीज। चलिए आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू संपन्न। थैंक यू सर।